हेलो एवरीवन, वेलकम आवर चैनल। तो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आए हैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं गहन जैविका कृषि। ठीक है, ये टॉपिक क्लास 10th एनसीईआरटी टॉपिक है। हम इसके पहले के एक कृषि के बारे में दूसरे वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसको देखने के लिए आप प्रश्न ट्यूटोरियल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पर आप सर्च करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ेंगे गहन जैविका कृषि के बारे में। ठीक है, इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। यानी जहां पर जनसंख्या ज़्यादा होती है, उन क्षेत्रों में जो कृषि की जाती है हम उसे गहन जैविका कृषि बोलते हैं। समझ में आया? यानी यह जो कृषि है वो उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और जो क्षेत्र होता है कृषि का वो कम होता है। तो इसे हम गहन जीविका कृषि बोलते हैं। यह श्रम गहन खेती है जहाँ अत्यधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रसायन निवेशकों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। अब सीधी सी बात है, हमें ज़्यादा उत्पादन चाहिए और जनसंख्या भी ज़्यादा है, तो इन ज़्यादा उत्पादन के लिए हम विभिन्न प्रकार के रसायनों का उपयोग करेंगे, सिंचाई का उपयोग करेंगे, जिसके लिए हमें विभिन्न प्रकार के रसायनों की ज़रूरत पड़ेगी। सिंचाई के लिए पानी पड़ेगी, पानी की ज़रूरत होगी। तो गहन जीविका कृषि में इन चीज़ों का भी अधिक मात्रा में उपयोग होता है। क्या आप भारत के कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहाँ इस प्रकार की कृषि की जाती है? चलो बच्चों, आप सबके लिए एक तो होमवर्क है कि आप सभी लोग एक सर्च करें कि भारत के उन राज्यों के नाम सर्च करें जहाँ पर इस प्रकार की कृषि की जाती है। ठीक है बच्चों, मैं आपसे बार बार बोलती हूँ, आपको कुछ एक्स्ट्रा सम नॉलेज के लिए एक्स्ट्रा चीज़ें करनी पड़ेंगी। आप सिर्फ बुक का पढ़ेंगे तो आपका नॉलेज एक लिमिटेड हो जाएगा। आप खुद से भी रिसर्च किया करिए। ठीक है, भू स्वामित्व में विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार छोटा और अलाभप्रद होता जाता है। तो जो भू स्वामित्व के विरासत के आधार पर, यानी आज हमारी ये बहुत बड़ी ज़मीन है और अगले वाली पीढ़ी में उसमें उस ज़मीन के चार हकदार हो जाएंगे, यानी उस ज़मीन को लेने वाले 4 लोग हो जाएंगे और अगली पीढ़ी में उस ज़मीन को लेने वाले 8 लोग हो गए। तो हर एक के हिस्से में यह ज़मीन छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ती चली गई। तो आगे जाकर यह छोटी किस तरह हो गया, जो आकार जोत था वो छोटा हो गया और लाभप्रद भी हो जाता है। ठीक है, किसान वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण सीमित भूमि से अधिकतम पैदावार लेने की कोशिश करते हैं। अब किसान जो हैं वो और कोई रोजगार नहीं करते हैं, यानी उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, सीमित भूमि जो लिमिटेड ज़मीन होती है उसी में अधिकतम पैदावार लाने के लिए अधिक सिंचाई ज़्यादा करते हैं, रासायनों का उपयोग करते हैं। अतः कृषि भूमि पर बहुत अधिक दबाव भी इस तरह बढ़ता जाता है। तो बच्चों, आपको समझ में आया कि गहन जो कृषि होती है वो किस प्रकार से होती है और किन जगहों पर की जाती है। और आपको मैंने एक होमवर्क भी दिया है कि आप उन राज्यों के नाम बताएं जहां पर इस प्रकार की कृषि की जाती है। अब आते हैं वाणिज्यिक कृषि पर। वाणिज्यिक कृषि क्या होती है? इस प्रकार की कृषि मुख्य आधुनिक निवेशक जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना है। यानी वाणिज्यिक से आपको नाम से समझ में आना चाहिए, वाणिज्यिक यानी जिसका हम बाजारों के लिए उपयोग कर सके। इस प्रकार की कृषि में क्या होता है, आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार लेने वाले बीज, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों से प्रयोग करके हम उच्च पैदावार प्राप्त करते हैं। कृषि के वाणिज्यिक स्तर का विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग होता है। कृषि की जो वाणिज्यिक का स्तर है वो विभिन्न विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्यिक एक फसल है, परंतु उड़ीसा में यह एक जीविका फसल है। तो वाणिज्यिक फसलें अलग अलग होती हैं, जैसे जहाँ पर जो फसलें बहुत ज़्यादा मात्रा में होती हैं और उनमें से जो उसी से लोगों के घर चलते हैं, काम चलता है, उसे वाणिज्यिक फसलों में ऐड किया जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए कहेंगे, हरियाणा और पंजाब है, वहाँ पर चावल बहुत होता है, तो वहाँ की जो वाणिज्यिक फसल होगी वो चावल होगी। परंतु जो उड़ीसा है वहाँ पर यह फसल सिर्फ जीविका के लिए होगी। क्या आप उन फसलों के कुछ और उदाहरण दे सकते हैं जो एक प्रदेश में वाणिज्यिक फसल के रूप में और दूसरे में जीविका फसल के रूप में उगाई जाती है? बच्चों, ये आपका काम है, आप इसको जरूर सर्च करें। रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि होती है। ठीक है, इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक अंतराप्रस्थ रोप है। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। जैसे रोपण कृषि जो होती है, इसमें जो
कच्चे माल के रूप में इसका उद्योगों में भेजा जाता है। जैसे भारत में चाय हो गई, कॉफ़ी हो गया, रबड़ हो गया, गन्ना, केला इत्यादि, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो रोपण फसल के रूप में आती हैं। यानी चाय को हम डायरेक्ट अपने क्या चाय की पत्तियों से हम डायरेक्ट चाय बना सकते हैं? नहीं, पहले उसको हम ये रोपण कृषि वाली चाय फसलें हैं। जैसे चाय को हम सबसे पहले उद्योगों में भेजते हैं, उसके बाद ही हम इसको यूज़ लायक बना सकते हैं। असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफ़ी वहाँ की मुख्य रोपण फसल है। यानी असम और जो उत्तरी बंगाल है वहाँ पर चाय और कर्नाटक में कॉफ़ी वहाँ की मुख्य फसलें होती हैं। चूँकि रोपण कृषि में उत्पादन बिक्री के लिए होता है, ठीक है, इसलिए इसके विकास में परिवहन और संचार साधन से संबंधित उद्योग और बाजार महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो चूँकि क्या होता है कि जो रोपण कृषि होती है उसमें जो रोपण कृषि को दूसरी जगहों पर पहुंचाया जाता है। जैसे कि चाय का असम और पश्चिम बंगाल में चाय की खेती है, अब इसको फैक्ट्रियों तक ले जाना, वहाँ से बाज़ारों तक ले जाना, ये महत्वपूर्ण योगदान होता है। सस्य प्रारूप क्या होता है? आपने भारत की भौतिक विविधताओं और संस्कृतियों की बहुलता के संबंध में अध्ययन किया है। अब सस्य प्रारूप क्या होता है? आपने भारत के भौतिक विविधताओं और संस्कृतियों की बहुलता के संबंध में अध्ययन किया है। ये देश में कृषि पद्धतियों और सस्य प्रारूपों में प्रतिबिंबित होता है। इसलिए देश में बोई जाने वाली फसलों में अनेक प्रकार के खाद्यान्न और रेशे वाली फसलें होती हैं। ठीक है, रेशे वाली फसलें, सब्जियां, फल, मसाले इत्यादि शामिल हैं। सस्य फसल क्या होता है? जैसे फसलों के अनेक प्रकार होते हैं, उसमें जो खाद्यान्न होते हैं कुछ रेशे वाली फसलें, सब्जी, फल, मसाले इत्यादि शामिल होते हैं। भारत में तीन सस्य ऋतुएं होती हैं जो इस प्रकार है: खरीफ, रबी, खरीफ और जायद। ठीक है, रबी की फसल को शीत ऋतु में अक्टूबर से सितंबर के मध्य बोया जाता है। तो बच्चों, हम जो भारत में कृषि का है वो 3 शस्य ऋतुओं पर निर्भर करता है: रबी, खरीफ और जायद। यानी रबी में क्या फसल होता है कि जो यह अक्टूबर से दिसंबर के बीच मध्य बोया जाता है। ठीक है, और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के बीच काट लिया जाता है। इसमें आती हैं जैसे गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों, कुछ मुख्य रबी की फसलें हैं। यद्यपि ये फसलें देश के विस्तृत भागों में बोई जाती हैं। उत्तर पश्चिमी राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश गेहूं और अन्य रबी फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण राज्य हैं। शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा इन फसलों को अत्यधिक उत्पादन देने में सहायक होती है। ठीक है, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में हरित क्रांति की सफलता भी उपयुक्त रबी की फसलों की वृद्धि की एक महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, एक बच्चों आपको मैं बता दूं, जो हरित क्रांति है वो फसलों से लेकर हुई थी। तो वही हरित क्रांति के बारे में यहाँ बात हो रहा है कि जो हरित क्रांति की सफलता भी उपयुक्त रबी की फसलों में की वृद्धि में महत्वपूर्ण कारक का कार्य करती है। तो आपको समझ में आया कि सबसे पहले रबी होता है, रबी की फसलें होती हैं, उनको कब बोया जाता है? अक्टूबर से दिसंबर के बीच बोया जाता है और अप्रैल से जून के मध्य काट लिया जाता है। इसमें मुख्य फसलें गेहूं, जौ, मटर, चना, ये सब चीज़ें आती हैं। अब आते हैं खरीफ की फसलों में। खरीफ की फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगामी के साथ बोई जाती हैं। ठीक है, खरीफ की फसलें कब बोई जाती हैं? मानसून का जैसे आगमन होता है वैसे खरीफ की फसलें बो दी जाती है। सितंबर अक्टूबर में इन फसलों को काट लिया जाता है। इस ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसलों में चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तुअर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन शामिल हैं। चावल की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र, विशेषकर कोंकण तटीय क्षेत्रों में होता है। उत्तर प्रदेश और बिहार में भी की जाती है। पिछले कुछ वर्षों में चावल पंजाब और हरियाणा में बोई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल बन गई है। असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में धान की 3 फसलें औस, अमन और बोरो बोई जाती हैं। असम में औस, पश्चिम बंगाल में अमन और ओडिशा में बोरो बोई जाती हैं। तो बच्चों, समझ में आया आपको? ठीक है, रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद कहा जाता है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में आता है जायद की फसल। जायद ऋतु में मुख्यतः तरबूज, खरबूजे, खीरे, सब्जियां और चने की फसलों की खेती की जाती है। ठीक है, जिसमें चारे आते हैं। गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष लगता है। ठीक है बच्चों, कितना लगता है? 1 वर्ष लगता है। ठीक है,
तो बच्चों देखा आपने कि सुसस ऋतुओं की जो आधार पर तीन प्रकार की कृषि में होती है, रबी, खरीफ और जायद। ठीक है, इन तीनों को अलग अलग टाइम पे बोया जाता है और अलग अलग टाइम पे काटा जाता है। इनमें बोए जाने वाले अलग अलग प्रकार के फसलें होती हैं और इन दोनों के मध्य में आता है जायद की फसलें। जायद की फसलों में मुख्यतः तरबूज, खरबूजे, खीरे और सब्जियों और चारों की फसलों की खेती की जाती है। और जो गन्ने की फसल होती है उसको तैयार होने में लगभग 1 ईयर कंप्लीट लग जाता है। तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई कि किस प्रकार हम भारत में किन किन तरीकों से कृषि की जाती है और किन किन समय के अनुसार, मौसम के अनुसार, ऋतुओं के अनुसार भी कृषि की जाती है। आई होप आपको सारी चीज़ क्लियर हुई होंगी। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू।